बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं और नाजरीन PSL की बात कर रहे हैं। जो बादल थे कि अब होगा नहीं होगा वो छट गए, बेयकीनी के बादल जो हैं वो छट चुके हैं और भारत और जुनूबी अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर्स को अबू धाबी लैंड तक की इजाज़त जो है वो मिल चुकी है। वो लैंड कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया है कि जी के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुदाखलत पर अमाराती हुकाम ने लैंडिंग की इजाज़त दे दी है और शाह महमूद कुरैशी ने PSL को बचाने के लिए अमाराती हुकाम से बातचीत की और इजाज़त हासिल की। और PCB का कहना है कि दोनों ममालिक से आने वाली चार्टर्ड जो फ़्लाइट्स हैं वो जल्द परवाज़ भी करेंगी। और दूसरी जानिब कराची और लाहौर से खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अबू धाबी पहुंच गए हैं। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि अबू धाबी जाने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की तादाद 200 से ज़ायद है। ताहम कराची के होटल में मौजूद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत अभी भी 25 अफराद को अब तक वीज़े नहीं मिले हैं, उनको भी जल्द वीज़े जारी कर दिए जाएंगे और फिर इसके बाद वो भी जा सकेंगे। अच्छा, नसीम शाह के हवाले से खबर शामिल आई है कि उनको क्वेटा ग्लैडिएटर्स में वापस शामिल कर दिया है। एक गलती उन्होंने की थी, गलत रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी थी। फिर ट्विटर पर उनका जो है पैगाम भी सामने आया था। मोहम्मद आमिर ने भी उनको कहा था हौसला रखो, कुछ नहीं ऐसा हो जाता है। हम बात करेंगे हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तनवीर भाई, आप देख रहे हैं कि बेयकीनी के बादल थे, छट गए, फिर बेयकीनी हुई, फिर बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। जो बोर्ड की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं उसको कैसा देख रहे हैं? देखिए, बहुत मुश्किल काम होता है जब आपकी एक दफ़ा लीग ख़त्म हो जाती है जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद क्योंकि जब आप कोई लीग करवाते हैं वो उसमें आपके पास टाइम होता है, इसी वजह से आप उस टाइम में अपनी लीग करवाते हैं। लेकिन जब आपकी लीग बंद हो जाती है फिर उसके बाद टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये विंडो मिली थी PSL की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये भी बहुत मुश्किलात से ये टूर्नामेंट होने जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि जिस कंट्री के अंदर अगर कोरोना के केसेस इतने नहीं हैं वो अपनी मुल्क में इतनी आसानी से इजाज़त नहीं देगी किसी को खेलने के लिए, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से लोग नहीं आने हैं, इंडिया से भी लोग आने हैं, अफ्रीका से भी लोग आने हैं। फिर प्लेयर्स अपनी अपनी कंट्री से आते हैं तो फिर उनको कई डर होता है कि अगर किसी में कोरोना के केसेस आ गए तो वो फिर हमारे मुल्क में फैल जाएगा। एक केस आना है फिर वो पूरे मुल्क में फैल जाता है। तो इस वजह से वो सोचते रहे कि इनको आने दें या नहीं आने दें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बीच में डले, जिस तरह आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, वो बीच में आए तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। वरना मेरे ख्याल में UAE वालों ने शायद सोच लिया था कि स्पेशली इंडिया से और अफ्रीका से जो लोग आने हैं उनको मत आने दें, क्योंकि ज़्यादा ब्रॉडकास्टर्स के जो लोग थे वो इन्हीं दो मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद अगर ये ना होने आते तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर सुनने में ये आ रहा था शायद इंग्लैंड से कुछ लोग मंगवाएं या सिंगापुर से कुछ लोग वो हायर करें कि जी आएँ और हमारा ज़रा टूर्नामेंट करवाएं, क्योंकि इसके बगैर तो आपका टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता। हम देख रहे थे कि बहुत सारी रुकावटें थी, बंदिशें थी, एक उलझन का शिकार थी टीमें कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि PSL के अनाउंसमेंट के बाद जो गैर मुल्की मारूफ क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अबू धाबी आना शुरू कर दिया। कितना खुशाइन बात समझ रहे हैं इसको? देखिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ तो प्लेयर मेरे ख्याल में वो नहीं आ रहे, उनके अपने अपने कोई प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो प्लेयर्स आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंटरेस्ट ले रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो PSL स्टार्ट हुआ था उसमें नहीं थे, वो आए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। फिर उसके बाद जब दोबारा ड्राफ्ट हुआ उसमें भी कुछ प्लेयर्स आए, हमारे लोकल प्लेयर्स भी आए, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सोच ये होनी चाहिए कि ओवरसीज प्लेयर्स बड़े नाम आए या ना आए, हमारा काम ये था कि PSL मुकम्मल करवानी है किसी तरीके से। तो वो मेरे ख्याल में अब शायद जो रुकावट है वो जितनी भी रुकावटें थी शायद मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई। अच्छा तनवीर भाई, अपनी ज़रा टीम फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं। हमारी नज़रें तो अब T20 वर्ल्ड कप पर ही हैं। नसीम शाह की कोताही की भी साथ बात कर लीजिएगा कि वो जो गलती की उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा किया, दोबारा से मौका दिया, फिर हमने अपने मिडिल ऑर्डर को भी फाइनलाइज करना है। क्या PSL के अलावा हमें मौका मिलेगा फाइनलाइज करने के लिए? क्या टीम लेके जानी है? देखिए, मुझे तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती मुझे। शायद मैं कुछ बातें ऐसी करता हूँ, मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बातें करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है शायद मैं वाहिद ऐसा बंदा हूँ जो बिल्कुल फजूल में बेहतरी की बातें कर रहा होता हूँ, क्योंकि और दूसरा कोई भी नहीं करता। सब अपनी सलाम दुआ दोस्ती यारी उसको बेहतर करने के लिए टीवी पे आके गलत
बोलते रहते। तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि मैं कोई पागल हूँ, मैं ऐसी हर किसी को अपने अगेंस्ट किया हुआ है। ठीक है, हर किसी ने अगर पाकिस्तान मोहल्ले की टीम समझी भी है पाकिस्तान टीम को, तो खिलाते जाए जिसको भी खिलाना है। जो पीएसएल में 4 छक्के मारता है उसको लेके आ जाओ टीम में, जो पीएसएल में 2 विकेटें लेता लेके आ जाओ। क्योंकि अगर सबने अगर मोहल्ले की टीम समझी हुई है तो फिर समझते रहो, खिलाते रहो। हम आएंगे टीवी पे 2-4 बातें करके चले जाएंगे। अपना दिमाग तो खराब ना करे ना बिला वजह के, उसको आना चाहिए, उसको नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम अगर किसी के अगेंस्ट होंगे भी तो कोई नहीं है, अगर उसके पीछे लोग हैं तो उसने खेलनी है पाकिस्तान, तो हमारे बोलने का क्या फायदा। खिलाते जाओ फिर जिसको खिलाना। अच्छा, क्या देख रहे हैं पीएसएल में? कोई ऐसा टैलेंट, कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौमी टीम का हिस्सा बन सकता है, हमारी टीम का हिस्सा होगा? देखिए, अगर मुझसे पूछे, मैं अगर मेरे हाथ में ये चीजें हों, मैं कभी भी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे एकदम से लड़के को पाकिस्तान टीम में ना लेके आऊं। मैं उसको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखूं, अगर वो डोमेस्टिक में अच्छा खेलता है प्लस पीएसएल में अच्छा खेलता है तो मैं उसको लेके आऊं। लेकिन फिर मैं ये बात बोलूंगा, ये पाकिस्तान है, सब ने अपनी गली मोहल्ले की टीम समझी हुई है, वो उठा के उसको पाकिस्तान टीम में लेके आए थे। सबके दिमाग में ये है कि पीएसएल है, और क्योंकि हमारे जितने भी बड़े बड़े नाम हैं उन सब ने पीएसएल को ये उनकी नजर में पीएसएल एक बस ये बन गया कि यहाँ से जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान खेलेगा। क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट में हो क्या रहा है। एक साल में, पूरे साल में 1 महीना आते हैं वो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज में आके बैठ जाते हैं, वहां बैठ के वो 2-4 मैचेस में लड़के रन करते हैं, वो उनकी बात करने लग जाते हैं। अच्छा, तो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मोहल्ले की टीम बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है तनवीर भाई, ये बता दें, अब हम ओपनिंग की भी बात कर रहे थे, हम शर्जील को भी ले गए, हम फ़खर को भी ले गए, हमारे पास रिजवान और बाबर भी मौजूद थे। T20 के लिए बात कर रहे हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही थी और इंटरनेशनली बन रही थी कि जी जब मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा तो 4 ओपनर्स खिला दो। क्या हम गलती कर रहे हैं? अगर हम शर्जील को और फ़खर को लेके जा रहे हैं तो ओपन उनसे ही करवाना चाहिए? क्या फैसले करने चाहिए? मलिक और हफीज़ की जगह बनती है? देखिए, हफीज तो स्टिल अभी टीम में है, तो वो तो मुझे लगता है वो जाएंगे वर्ल्ड कप में। बाकी आपने शोएब मलिक की बात की, तो बात ये है कि अगर आपने शोएब मलिक को वर्ल्ड कप में लेके जाना है तो फिर शोएब मलिक को आपने कुछ सीरीज के लिए ड्रॉप क्यों किया? फिर आपको उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। आपने उनका कॉन्फिडेंस भी खराब किया, उनकी अगर फॉर्म रहती या फॉर्म में उन्होंने वापस आना था वो भी आपने खराब किया। फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ भी सोच रहा है कि शोएब मलिक को वापस लेके आए, क्योंकि जो जूनियर लड़के हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। क्योंकि हम लोग हर काम हवा में करते हैं, हम लोग सोचते समझते बिल्कुल नहीं है कि किस तरह चलना है किस तरह नहीं। रही शर्जील और फ़खर जमान की बात, ये दोनों बेसिकली ओपनर हैं, ठीक है। रिजवान इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हालांकि आप किसी से भी पूछे वो ये बोलेगा रिजवान नीचे नंबर पे खेल सकता है, लेकिन वो इतना अच्छा ऊपर खेल रहा है तो उसको अगर हमने कहीं हटा दिया तो ऊपर के लड़के अगर शर्जील या फ़खर ने रन्स ना किए फिर हम लोग सब शोर मचाने लग जाएंगे कि जब इतना अच्छा खेल रहा था तो आपने उसको किया। दुनिया क्रिकेट में बहुत टीमों में ऐसा हुआ, आपके सामने जॉनी बेस्टो है, आपके सामने बटलर है, आपके सामने बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो नीचे के नंबर्स पे खेलती थी और वो T20 क्रिकेट में या ओडीआई में ऊपर के नंबर पे उनको सेट किया गया और वो कामयाब हुए। तो रिजवान मेरे ख्याल में इस टाइम कामयाब है। हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि मिडिल ऑर्डर के नंबर पे कोई ऐसा प्लेयर हमें नजर नहीं आता। अच्छा, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है, ये हमारे लोगों में अगर थोड़ी सी अक्ल समझ हो, उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, हमको मिडिल ऑर्डर T20 के अंदर भी जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है हमें वो चाहिए जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, वनडे क्रिकेट में या 4-डे क्रिकेट में जो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा प्लेयर जो खेलने वाला हो, वो जो है वो ही सरवाइव कर सकते हैं T20 क्रिकेट के अंदर। तो हमारे लोग उठा के 2-2 मैच में पीएसएल में लड़कों को टीम में लेके आ जाते हैं, तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर इसी तरीके से चलता है। नए बॉल से विकेट्स लेने का मसला भी है। आप बतौर बॉलर क्या देखते हैं कि हमारा पेस अटैक जो है वो ठीक है T20 के लिए? अभी हम बात कर रहे हैं तो उसी तक ही रहते हैं कि क्या ठीक है, हम पहले विकेट्स नहीं ले पा रहे हैं, स्कोर अच्छा पड़ता है? देखिए, इसमें एक चीज मैं बताऊं कि मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद आमिर ने जो बातें की टीम मैनेजमेंट के बारे में आके, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद आमिर ने जो बातें की शायद उनको पता हो कि उन्होंने सही बातें की हैं या उनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन आमिर के ना होने से मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो ऐसा बॉलर है कि उसको टीम में होना चाहिए। लेकिन वो जो चीजें सोच रहा है कि मैं इनके साथ नहीं खेलना चाह रहा, प्रॉब्लम पता है क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा प्लेयर के अगेंस्ट जाते हैं। हम लोग हमेशा समझते हैं कि प्लेयर ही गलत है, ऐसा नहीं है। कोचिंग स्टाफ के लोग, क्रिकेट बोर्ड के लोग, ये लोग भी गलत हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। अब आमिर अगर पाकिस्तान टीम में आता है तो आपके पास एक स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब आप अगर आपके कोई ना कोई आमिर के साथ कोई ना कोई मसले हैं तो आप उसको हल करने की कोशिश करें। अगर वो ये कहता है कि मैं इनके साथ नहीं खेलना चाहता इस स्टाफ के साथ, जब तक ये रहेगा, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आमिर जैसा बॉलर टीम में होना चाहिए, तो फिर आप उसके साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए, मामला तय करना चाहिए, मसले हल करने चाहिए। तनवीर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अगर पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम यही उम्मीद करते हैं PSL बेहतरीन होगी और वहाँ से हमें फाइनल करने में जो है ना मदद मिलेगी कि टीम कौन सी जानी चाहिए। एग्जैक्टली और हमें T20 के लिए टीम जो है वो जल्द से जल्द फाइनल कर लेनी चाहिए। हम दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर बहुत पहले ही टीमें फाइनल हो चुकी हैं और हम अभी तक सोच रहे हैं कि हमारी टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो हम लोग इधर बात कर रहे थे कुछ टैलेंट की भी है, मतलब आपने देखा नहीं मूवीज में कार्स इस्तेमाल होती हैं, बड़ी स्टाइलिश और बड़ी बच्चों वाली बड़ी कार्स, नहीं बड़ी कार्स, बड़ी कार्स जिसमें बैठ के आप जा सकते हैं। मूवीज में जो इस्तेमाल होती हैं बिल्कुल उन्हीं कार्स की बात कर रहे हैं। और अगर कहते हैं लगन और जज्बा सच्चा हो तो इंसान को आखिरकार मंजिल मिल ही जाती है, आखिरकार कार मिल ही जाती है। हाँ, आखिरकार कार मिल ही जाती है। इसकी एक मिसाल जो है जो इशाल बता रही है, इन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि साहिवाल का एक नौजवान है जिसने मुसलसल 4 माह की मेहनत करके हॉलीवुड की मशहूर फिल्मों में जो दिखाई जाती हैं कार्स, ऐसी कार बना ली है। बिल्कुल, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं उनसे राबता करूं, एक कार मैं भी बनवा लूं। खैर, हम इस वक्त देखते हैं कि वो कार आखिर है क्या। उस्मान रिजाक की रिपोर्ट है, वो देख लेते हैं। रिजवान पेशे के लिहाज से तो डेंटर है, लेकिन शौक बड़े बड़े रखता है। रिजवान का कहना है कि उसने फिल्म में देखा कि $40 मिलियन की गाड़ी को चोरी किया जा रहा है, तो उसने इरादा किया कि उसने भी ऐसी ही एक कार बनानी है। फिर उसने तस्वीर ली और काम शुरू कर दिया। एक दिन मैं एक हॉलीवुड की मूवी देख रहा था, तो उसमें $40 मिलियन की एक कार दिखा रहे हैं, तो उसको बड़ी बरीकी से ना चोर चलाते हैं। तो मुझे वो डिज़ाइन इतना अट्रैक्टिव लगा, मुझे इतना पसंद आया, मैंने सोचा ये मैंने बनाना है। इतनी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है हम वो ख़रीद पाए, लेकिन मैंने एक बनाया है और मैंने वो डिज़ाइन इमेजिनेशन किया, उसकी तस्वीरें देखी, पेपर वर्क कर लिया दिमाग में। वो कागज़ में काटता था और फिर लोहे पे निकालता था। लोहे पे निकालने के बाद उसको मैं बनाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिश मेरी आपके सामने है। रिजवान का कहना है कि उसने मुसलसल 4 माह की मेहनत से कार बनाई है और उसका तमाम काम उसने खुद अपने हाथ से ही किया है। डिजाइन से लेकर फिटिंग और फिर डिजाइनिंग सब उसने खुद से ही किया है और इस काम पर उसकी तकरीबन 4 लाख के करीब लागत आई है। उसके दोस्तों ने भी उसकी इस महंगे शौक को पूरा करने में मदद की है। इस कार में 4 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। रिजवान की कार को दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं और तारीफ किए बिना नहीं रहते। क्या बात है, कैसी कार थी, बेहतरीन। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं तो ऑर्डर देने लगी हूँ। बहुत ही शानदार कार है, 2 लोग बैठ सकते हैं इसमें और मजे से लॉन्ग ड्राइव पे निकल सकते हैं। आप टैलेंट चेक करें ना कि कितना बेहतरीन टैलेंट है। और टैलेंट की हम बात करें तो जिस भी आप शोबे की बात कर लें, पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, फिर निखारने की ज़रूरत है और बाकायदा तौर पर जिस तरह से हम देखते हैं दीगर ममालिक उनको लॉन्च करते हैं, हमें भी लॉन्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग जैसे हम जब बात कर रहे हैं टैलेंट की, तो सूफियाना कलाम है, हर कोई नहीं गा सकता। ये वाकई टैलेंट मौजूद होना ज़रूरी है आपके अंदर। गुलकार के अंदर मोहब्बत और अकीदत का ऐसा जज्बा होना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको सूफियाना कलाम को, आपके सूफियाना कलाम को गाने में जिला बख्शता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात ऐसी ही बासलाहियत फोक गुलकारा से करवा रहे हैं। शबाना अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा बुल्ले शाह का कलाम शौक़ से पढ़ती हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ती हैं और उसी सरजमीन से उनका ताल्लुक भी है। हीर वारिस शाह जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं। आपसे मुलाकात करवाते हैं। शबाना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के दौर में जब सारे पॉप की तरफ जा रहे हैं, सारे गिटार लेके फिर रहे हैं, आप क्या कर रही हैं? आप कह रही हैं कि नहीं, मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम पढ़ूंगी, सूफियाना कलाम पढ़ूंगी, हीर वारिस शाह पढ़ूंगी। जी जी, नहीं, मेरा बचपन से ही शौक़ है। मेरे नाना वो हीर वारिस शाह पढ़ते थे, तो मैंने अपने बाबा से सीखा है। तो वही शौक़ मेरे साथ है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं एक सूफ़ी सिंगर बनूँ, सूफियाना कलाम को साथ लेकर। आप सीखी हुई हैं? जी जी, मैंने सीखा है। और आज हमें क्या सुना रहे हैं आप? हाँ, आज मैं बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाऊंगी क्योंकि उनकी धरती से ताल्लुक़ है मेरा। नक विच सोहनी नथली पाई, ते कन विच पाया डंडी,
सारे जग दियां चलियां पंडियां छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा ऐसे इश्क दी झंगी विच मोर बुलेंदा सानू की बुलाते काबा सोना यार दिसेंदा सानू की बुलाते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके फिर खबर न लिया सानू घायल करके फिर खबर न लिया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेतियां भी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया बुल्ले शानू सदो शायनायत दे बुए बुल्ले शानू सदो शायनायत दे बुए जिन्ने मैनू पवाए चूल्हे सावे ते सुए जिन्ने मैनू पवाए चूल्हे सावे ते सुए जा मैं मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया जा मैं मारी सी अड्डी मैनू मिल गया पिया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बोड़ी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया छेतियां भी में तबीबा नहीं ता मैं मर गईया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया क्या बात है शबाना क्या बात है बहुत ही आप तो खूबसूरत। इतने आराम से और इतना फील करके जो है ना पढ़ रही थी बड़ा कि हम एंजॉय लोग भी करके थैंक यू सो मच ये तो हम लोग भी साथ एंजॉय कर रहे थे एक ये लगन वही होती है जो कलाम कहा के जा रहा था साथ। ना कि एक जज्बा होता है एक लगन होती है तभी जो है अच्छा उसमें ये तो आपने चाशनियाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमें पढ़ा सुनाया ये बताएं कि पढ़ाई भी कर रही हैं एजुकेशन भी आपकी जारी है या मुकम्मल कर चुकी हैं कितना पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एमफिल कंप्लीट कर लिया MPhil किया जी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट क्या था हिस्ट्री का सब्जेक्ट था अच्छा हिस्ट्री में मतलब कि वैसे ही हिस्ट्री में चली गई या फिर शौक था कि नहीं भाई मैंने तो हिस्ट्री में एमफिल करना है नहीं बस एडमिशन ही उसमें मिला था मुझे शौक भी था शुरू से और हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते थे मैंने कहा हिस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो कौन सी हिस्ट्री वैसे आपको ज़्यादा पसंद है लेकिन हिस्ट्री में मतलब मैं तो जो मेरा टॉपिक भी था जो मैंने एमफिल में जो थीसिस में Thesis टॉपिक किया। रखा था वो हीर वारिशा का ही टॉपिक था उसी पे मैंने सर्च किया ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेलों ठेलों की बातें हुआ करती थी अब तो नापैद सी हो गई हैं हम बिल्कुल, भूलते चले जा रहे हैं आपको हीर वारिस शाह वैसे याद भी है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह तो वो भी आप मैंने सुना है कि आप तो इंटरनेशनली जाके पढ़ती हैं जी, तो जी, आपको कई awards ले अवार्ड्स भी चुकी मिल हैं। चुके हैं तो वो भी आप अगर हमें सुनाएं जी हीरे आखे जोगिया झूठ बोले कौन रुठड़े यार मनावदाई ऐसा कोई ना मिलया मैं ढूंढ थकी हूँ जेड़ा ज्ञान मो
दिया जुतियां करे सोई जेड़ा जू दा रोग गवावदाई भला दस खा चिरी मछुनिया कदों रब सचा करी ले आमदाई ते कल्ली मैनू छड़ गया माही कल्ली मैनू छड़ गया फिकरां पाटी रे पुरानी वांगू ते टंग गया बिच किकेरा पाटी रे पुरानी ते टंग गया बिच किकेरा। क्या बात है शबाना, बहुत शुक्रिया आप आई हमारे स्टूडियो में और आपने जो दोनों कलाम पढ़े वो बहुत हमें अच्छे लगे और मुनफरिद इसलिए अब हमें लग रहा है क्योंकि हम जो असल था, जो हमारी एक सकाफत थी, जो हमारी रिवायात थी, उनसे दूर होते जा रहे हैं। अब सिर्फ हम पॉप की तरफ चलेंगे, लेकिन उस गायकी को भी याद रखना चाहिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे